तो एक काम दो, सबसे ज्यादा अटेंडेंस है अपने पास सूची सिंगर, ये तो आज ही नहीं आई है। करिश्मा, करिश्मा भी नहीं आई है। छवि, छवि को देखा है। क्या रिकॉर्डिंग स्टार्ट कराने याद कराने का काम आपका, दे दी। ओके सर। ओके सर। ओके ना, हाँ तविशी, यू आर सेइंग समथिंग। कि लाइक स्ट्रेस को हम मतलब कैसे कैसे, जैसे फिजिकल होता है, पर्सनल होता है, सोशल होता है, हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, शायद यही है उसका। एनीवन एल्स? ये जो पिक्चर आपके सामने बना हुआ है, द जनरल मॉडल ऑफ स्ट्रेस प्रोसेसेस, ये स्ट्रेस होता क्या है, कहाँ से आता है, क्यों आता है, ये अगर हम समझ लेंगे ना, तो हम समझ लो कि आप बेसिकली पूरा साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर समझ जाओगे। साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है। तो अपन इस पे आज का पूरा सेशन जो है वो इस एक स्लाइड के अंदर निपटाने वाला है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले समझो कि जब भी हम स्ट्रेस की बात करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, द नेचर ऑफ स्ट्रेस की, स्ट्रेस क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, उसके बाद एक इंटरनल स्टेट होता है। इंटरनल स्टेट में क्या क्या बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चीजें हमारे अंदर चल रही होती हैं। उसके बाद जिसका एक्शन होता है, रिजल्ट जो होता है वो स्ट्रेस होता है। तो उसमें हमने तीन चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये स्ट्रेसर कुछ आता है, कोई एक्सटर्नल स्ट्रेसर आता है, कोई कॉज होता है, कोई कारण होता है। ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा से स्ट्रेस में हो रहे हो, जब एग्जाम आ रहा है तब अपन स्ट्रेस में आ रहे हैं। तो हमारे लिए एक्सटर्नल स्ट्रेस क्या है? एग्जाम है। तो कोई भी ऐसी इन्वायरमेंट, कोई भी ऐसा सिचुएशन, कोई एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति, कोई बात जो भी आपको स्ट्रेस में डालती है, जिसके बाद से आप स्ट्रेस फील करने स्टार्ट कर देते हो, दैट इज अ एक्सटर्नल स्ट्रेसर। ठीक है, सो स्ट्रेसर के टाइप्स। सबसे पहले हम पहला वाला जो पिक्चर है उसको समझते हैं कि स्ट्रेसर क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रेसर जो है वो क्या होता है। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स अगर आप समझोगे, सो एनवायरमेंटल होता है, साइकोलॉजिकल होता है और सोशल स्ट्रेसर होते हैं। कैसे? एनवायरमेंटल स्ट्रेसर क्या होता है, सोच के बताओ। अर्चिता, कौशिक। सर बैकग्राउंड नॉइज। बैकग्राउंड नॉइस, ओके। और यस तविशी? डिजास्टर्स। So any डिजास्टर्स, नाइस। so anything in the environment that can make you feel tension or that व्हाट can make एनीथिंग, you feel व्हाट एनीथिंग, गिव एन एग्जांपल। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, बैकग्राउंड नॉइज, environmental disaster. Give me example of what environmental disaster stresses के example, any or kind of relation, any any kind kind of of, relation. No, that can be counted in a social. Sorry, yes, yeah, relation is environmental। counted as a social. हाँ, environment का मतलब यहाँ पर नेचर से हो रहा है, नेचुरल एनवायरमेंट। गिव एन एग्जांपल गाइस, ओपन टू ऑल। श्रेया सक्सेना। Sir, earthquakes, what सॉरी, earthquakes were, sir. okay, earthquake, yes, someone Tavishi already said about disaster, so disaster के अंदर earthquake आता है, फ्लड आ सकता है। ठीक है, ज्वालामुखी फट सकते हैं। Good evening, sir. ओके, Sorry, sir, I'm late. गुड इवनिंग करिश्मा, इट्स ओके। 8 बजे हमने सेशन कर दिया, फिर भी लेट आ रहा है। कोई बात नहीं। यस, यस तविशी। क्राउड्स। क्राउड्स, गुड। यस, एब्सोल्युटली। फिजा। Sir, well, even I'm sorry that I'm late. I kind of. अच्छा, सब I just thought of something and I forgot. Sorry, I just recall. ओके, ठीक है। और एनवायरमेंटल
स्ट्रेसर के एग्जांपल दो करिश्मा। नेचुरल एनवायरनमेंट में ऐसी क्या चीजें होती हैं जिसके कारण से हमें स्ट्रेस होता है? Sir, climatic conditions. क्लाइमेटिक कंडीशंस, ब्यूटीफुल। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। सो मम्मियों से हमने सुना है ना कि अगर 4 दिन लगातार बारिश हो जाए तो बोले यार कितनी बारिश हो रही है, परेशान कर दिया है बारिश ने। 4 दिन लगातार गर्मी हो जाए तो बोले यार कितनी गर्मी है, परेशान कर दिया गर्मी ने। ठंड पड़ने लगे थोड़ी ज्यादा तो कितनी ठंड है, परेशान कर दिया है ठंड ने। सुना है ना ये हमने सबने, कि मैं यस अकेला हूँ? सर। ठीक है, मुझे ऑलमोस्ट नाम लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था मेरी माँ ऐसी है। सो वगैरह। या नेचुरल डिजास्टर हाँ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। यस तनिषी। पॉल्यूशन। Pollution, I was waiting for this answer. Disease is not natural environment ना बेटा, Maria, right? Disease is not a natural environment. सर Yes, लेकिन कोविड-19 जब आया था तो वो मतलब एकदम मतलब हमारे नेचर में ही वो ऐसा हो गया। natural environment, it was not natural, हाँ। Natural environment जो हमेशा से रह रहा है, जो जो आपके आसपास हो चुकी है और जो गायब नहीं होने वाली जिंदगी, कि that was more of a social stressor. It was not natural or environmental. Negative news. Negative news is more of a social stressor. So pollution, yes, that can be an environmental stressor. Pollution के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब वो पोल्यूशन में आपका नॉइज पोल्यूशन आ जाएगा, आपका एयर पोल्यूशन आ जाएगा, वाटर पोल्यूशन आ जाएगा। ये सारी चीजें स्ट्रेस को क्रिएट करती हैं या बढ़ाती हैं। ठीक है, अर्चिता आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने अनम्यूट किया हुआ है बट आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, नाउ जब इस एनवायरमेंटल स्ट्रेसर के कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं कि यार अचानक से डिजास्टर आ गया, व्यक्ति स्ट्रेस में हो जाएगा। ठीक है, फ्लड आ गया, स्ट्रेस होगा। नॉइस पोल्यूशन, स्ट्रेस होगा। पोल्यूशन ऑन बेसिक लेवल इज पोल्यूशन, स्ट्रेस होगा। आप कहीं जा रहे हो, आपका मूड बहुत अच्छा है, बट आपके आजू बाजू बहुत सारे हॉर्न बजने स्टार्ट हो गए हैं, लोग जबरदस्ती हॉर्न बजाए पड़े हैं, आप चुपचाप खड़े हुए हो ट्रैफिक में, आपको बेचैनी होगी नहीं होगी? परेशानी होगी ना। ये परेशानी स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो दैट इज एनवायरमेंटल स्ट्रेस। ठीक है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस वो होता है कि मेरी थॉट प्रोसेस के कारण से मुझे स्ट्रेस आ रहा है। मेरी अंडरस्टैंडिंग किसी को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर, किसी थॉट प्रोसेस को लेकर, किसी कॉग्निशन को लेकर क्या है, दैट इज क्रिएटिंग अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। मैंने मान रखा है कि दुनिया में हर जो है, जितने भी लोग हैं, ये मेरे अगेंस्ट ही काम करेंगे। जब मैं ये मान लेता हूँ कि यार स्कूल में ना जितने टीचर्स हैं ये सब ना मुझसे बदला लेने चाहते हैं, क्या स्कूल में टीचर्स बदला लेना चाहते हैं? यस और नो? नो सर। कोई तो बोलो कि हाँ सर, होते हैं ऐसे कुछ टीचर्स। There are always some kind of teacher who literally behaves like that with only particular type of students. You know. ऐसे ऐसे सच बोलना है अपने को अपनी क्लास में। Sir, I'm sorry, but मेरा वो मतलब नहीं था, but yeah, I do. नहीं इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड यार, मैं डेली ये चीज डील कर रहा हूँ, आई नो। ठीक है, सर बट So there was one teacher in my entire life who literally used to behave like that with me. Not only with me, but वो कुछ स्टूडेंट्स के साथ करती थी, तो उनमें से मैं भी एक स्टूडेंट थी, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। क्या ये चीज साइकोलॉजिकल हो सकती है कि हमने एक बार एक इंस्टेंस से उस टीचर को गलत मान लिया है और अब हर sir. एक्शन, I'm just giving you a perspective. I'm not sure whether आपके साथ वो था या नहीं था. I'm just giving you a different perspective.
अगर एक पॉइंट को होता तो मैं भी समझती कि हाँ चलो एक, लेकिन वो एक ही चीज बार बार पॉइंट पे थी ना, तो तब समझ I'll सकते give हैं you an कि उस example. टीचर के साथ I'll give you an example. I'll give you an example. ओके। छवि कुछ बोलना चाहता हूँ। सर जो Yes. हमारी साइंस वाली मैम थी वो भी सेम ऐसे ही करती थी, मतलब वो ऐसे दो तीन बच्चों को पॉइंट आउट कर लेती थी और फिर पूरा साल उनको डांटना उनको मारना और यही चलता था। Okay. Yes, Fiza. सर आई मीन अगर इवन इफ इट साइकोलॉजिकल कि हाँ ठीक है, अगर किसी ने अपने आप ही ऐसा पर्सपेक्टिव बना लिया, इवन देन ये क्वेश्चन जरूर अराइज होता है कि उसने ऐसा क्यों बना लिया है। Good. कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जिसकी वजह से he or she ended up making such a bad वो of someone. So when you ended up making such a bad assumption or such a bad understanding, that is where psychological stress comes in. सर बट जैसे स्कूल में कोचिंग चलती हैं तो पर्सनली मैंने कोचिंग नहीं ली थी, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे साथ बहुत ज्यादा गंदा बिहेव होता है कि मैं उनसे कोचिंग नहीं पढ़ती। Okay. ठीक है. I agree. In 90% cases, I do agree all these. 10% cases में शायद आज से 6 महीना पहले मैं मेरा पर्सपेक्टिव अलग होता, बट पिछले 6 महीने में बिकॉज आई हैव बीन in between these 2000 students and normally मैं क्लास जाकर क्लासेस अटेंड करता हूँ, and what I felt is कि अपने आप जाने अनजाने में, चाहते हुए या अनजाने दोनों तरीके से, हर क्लास में हर सेक्शन में कुछ 4-5 ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं टीचर पर, ठीक है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बच्चे आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो मैं हर क्लास में जितनी भी क्लासेस जितने भी सेक्शंस हैं कॉन्शियसली मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि यार मैं इस क्लास में इन 4 बच्चों को ही क्यों जानता हूँ, बाकी 26 लोग या 36 लोग हैं मुझे हमेशा नए लगते हैं। अच्छा ये पिछली सेक्शन में भी था क्या, मुझे नहीं याद है, राइट। वेयर 4, हाँ ये तो मुझे याद है। उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो बार बार ऑन द रिपीटेड अटेम्प्ट्स कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ करें जिस कारण से उनका नाम याद रह जाए, जिस कारण से उनका चेहरा याद रहे, याद रहे। इंटरैक्ट करते हैं आपके साथ, आप जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो आइदर इंटरेक्शन, यस। सो अगर कोई इंटरेक्ट कर रहा है तो मेरा एक पर्सपेक्टिव बनेगा कि हाँ यार ये बच्चा जो है ना ये क्लास में इंटरेक्ट करता है, ये बात करता है, डिस्कस करता है। Whereas on the second hand अगर कुछ 2-4 बच्चे हैं जो क्लास में हमेशा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो वो होते हैं हर क्लास में। एक समटाइम I'm coming to your questions, ठीक है। तो अब ये जो बच्चे हैं जिसमें से 3-4 हैं जो आपस में बात किए पड़े, एक बार समझाओ कि बेटा यहाँ बात करना है, मेरे से बात करना है, मैं बात करने के लिए आया हूँ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, बट they keep on discussing themselves, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जिनको बाहर ही घूमना होता है, ठीक है, तो ये ना चाहते हुए भी एक टीचर की नजर में आ जाते हैं। और जब एक टीचर की नजर में जिस भी पर्सपेक्टिव से आ जाए, वो पर्सपेक्टिव टीचर जो है वो बोलता है कि हाँ भैया ये हमेशा ही ऐसा है, हर क्लास में बदमाशी करता है, हर क्लास में बाहर भागती है, हर बार हर क्लास में टीचर को डिस्टर्ब करते हैं, कोई नोट्स कंप्लीट नहीं करते हैं। ये चाहते हुए या अनजाने में हर टीचर के साथ होता है। सो अब मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे अगर ये 4 बच्चे दिख गए जो क्लास में डिस्टर्ब करते हैं, मैं उनको उठा के ले जाता हूँ साथ में, चलो बेटा, ठीक है। इसके बाद उनसे डिस्कस करता हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार में वो बच्चा खुल जाता है पूरा और उससे बता देता है कि हाँ सर ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, हम इसलिए ध्यान नहीं देते हैं क्लास में, हमारे पास और भी चीजें होती है, हमें नोट्स कंप्लीट करना होता है, ये करना होता है, बहुत सारी चीजें। कुछ बच्चे ऐसे मिले मुझे जो कि इनिशियली मैंने उनसे बोला कि यार एक काम करो, चलो अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आज बात करते हैं, लेट्स इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एक बच्चे को मैंने बुलाया, बहुत ही अपनी क्लास होती है मेरी, आप लोग समझ ही सकते हो। अब एक बच्चे को मैंने बाहर सामने बुलाया जो डिस्टर्ब कर रहा था क्लास में, बार बार, एक बार नहीं 2 3 4 5 बार डिस्टर्ब किया उसने। तो मैंने उसको बुलाया, बोला एक काम कर सामने आ जा, अपना इंट्रोडक्शन दे दे क्लास को। तो उस बच्चे ने इंट्रोडक्शन में क्या बोला,
बोलता है माय नेम इज, मुझे नाम याद नहीं, माय नेम इज दिस एंड आई डोंट वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैंने बोला ओके ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, उसको मैं लेके गया साथ में, क्लास खत्म होने के बाद बैठा उसके साथ, डिस्कस किया क्या हुआ, कैसा हो रहा है, क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या थॉट प्रोसेसेस है। एंड देन he wrote it down, introduction of 2 pages right in front of me and said, उसमें उसमें इसने कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे जिससे मैंने आइडेंटिफाई किया कि ओके इसकी थॉट प्रोसेसेस कॉग्निशंस क्या चलती हैं और ये किस क्लास कारण से क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। ठीक है, उस पर काम किया एंड नेक्स्ट क्लास ही वाज द मोस्ट रिस्पॉन्सिव पर्सन इन द क्लास। और ऐसा एक नहीं है, ऐसे कम से कम 7-8 केसेस हैं मेरे पास। ठीक है, नॉर्मली क्लास टीचर्स जो होते हैं वो ये काम नहीं कर पाते हैं, वो और पुश करते हैं फिर बच्चे को, और उसको पुश कर करके जिद्दी बना रहे हैं। फिर वो बच्चा जब जैसे क्लास में टीचर घुसता है तो जैसे अपन इम्प्रेशन पढ़ेंगे, पढ़ा है, हाँ पढ़ेंगे अपन इम्प्रेशन। ठीक है, तो जैसा हमारा इम्प्रेशन बन जाता है फर्स्ट या सेकंड टाइम में, हम हमेशा उस फर्स्ट या सेकंड इम्प्रेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तौर पे। तो अगर आपका किसी टीचर को लेकर इंप्रेशन बन गया है कि ये टीचर अच्छा है या बुरा है, तो आप उसी इंप्रेशन को जस्टिफाई करोगे हमेशा। सिमिलरली टीचर के दिमाग में जो इंप्रेशन फर्स्ट बार में सेकंड बार में बन गया है, वो टीचर भी उसको ही जस्टिफाई करेगा। सब बेसिक, क्योंकि ये तो टीचर की दिक्कत नहीं है ना, ये तो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन इमोशंस बेसिक सबके साथ है। कुछ लोग कॉन्शियसली उस पर काम करके एक अलग पर्सपेक्टिव देखते हैं, बहुत सारे लोग उस पर कॉन्शियसली काम करते हैं। यस, अब बताओ किसको क्या पता है। करिश्मा, सही वाला टॉपिक जो आपने बोला था ना कि इमेज बन जाती है नेगेटिव, लेकिन जैसे कि एक बार कोई गलती हो गई कि आप किसी से बात ही कर रहे हो, ये मेल फीमेल वाला बहुत होता है नॉर्मल स्कूल्स में कि ये लड़कों से बात करती है तो ये गलत है, लेकिन सर ऐसा गलत थोड़ी ना हो सकता। मेरे साथ में यस अभी मैंने देखा है ज्यादातर जो लड़कियां हैं उनकी इतनी गंदी इमेज बनी हुई है, लेकिन वो है नहीं गलत, लेकिन वो क्रिएट कर दी गई है पूरे स्कूल में। अग्रीड। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, सिंगल फैक्टर अपन समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अब कोई बच्चा, मान लो आज का एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बच्ची है क्लास 11th, हाँ 11th। अब क्योंकि पूरी क्लास 11th अभी फिलहाल के लिए स्कूल में बदनाम, ठीक है, कि ये 11th वाले ना घूमते रहते हैं, हर पीरियड के बाद बाहर निकलते हैं, हर पीरियड के बाद घूमते रहते हैं, क्लास में नॉन रिस्पॉन्सिव होते हैं, थिंग्स लाइक दैट। अब पता चला कि एक बच्ची के पैर में चोट लग गई थी, क्लास 11th की, और वो पूरे पीरियड जो है वो फर्स्ट एड के लिए घूम रही थी इधर से उधर। ठीक है, लकीली ये हुआ कि मैंने उसे देखा और मैंने उससे पूछ लिया कि उनका क्या हुआ है। शी सेड मी इन द स्टार्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड, सर मैं पैर फिसल गया था, मुझे चोट लग गई थी, तो मैं फर्स्ट एड के लिए जा रहा। मैंने देखा, मुझे पता था, बट उसकी क्लास टीचर को नहीं पता, उनकी टीचर्स को नहीं पता। और क्योंकि ये पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि सारे क्लास 11th के बच्चे जो है वो घूमते रहते हैं पीरियड के बीच में, जब तक मुझे पता चला तब तक प्रिंसिपल मैम ने उसको सस्पेंड कर दिया था, बच्ची को 2 दिन के लिए, कि तुम क्लास से क्यों घूम रही थी बाहर। एंड व्हेन आई केम टू नो, आई वेंट टू प्रिंसिपल एंड सेड कि मैम ऐसी ऐसी चीजें थी, आई नो कि ये चीज सही थी। और मैम ने उसको क्या बोला कि देखो, अब क्योंकि ये बोल रही है चोट लगा हुआ इसलिए लंगड़ा कर चल रही है। जब मैं नहीं था वहां पर तब ऐसी बात हुई, तो फिर जब मुझे पता चला तो फिर मैंने जाके उसको क्लियर किया। अब गलती क्या उस बच्चे की थी? क्या नो सर, गलती किसकी थी? टीचर थिंकिंग बिहेवियर। उस जनरल परसेप्शन की कि क्लास 11th वाले सारे ऐसे हैं। अब मैं उसी तराजू में हर क्लास 11th को तोड़ूंगा। अरे बस तो ये होता है जब आप बात करते हैं साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक, तो आपका जो केस आपने बताया, क्योंकि वो टीचर पिछले कई सालों से ऐसे ही केसेस देख रहा है,
उसे पता है कि इस एज ग्रुप में तो ऐसे ही करते हैं बच्चे, तो वो तो उसी तराजू पे तौलेगा ना यार। उसके सर पास हमारे स्कूल में ना बाउंसर्स है, तो वो स्टेज पे अगर देख लेना तो उठा के ले जाते हैं, पूछते ही नहीं है, बच्चे को पकड़ो और डायरेक्ट ऑफिस में। बाउंसर्स है, बाउंसर्स बाउंसर्स स्पेशली एकदम। यस सर, और हर स्टेज पे खड़े रहते हैं, और मतलब वो वॉक करते हैं, और जब मैं जाती हूँ, एक बार उन्होंने मुझे देखा और मैं जा नहीं रही थी, मैंने बोले दुष्ट आदमी मुझे छोड़ दो, तो वो मुझे पकड़ के ही ले गए उठा के। हमारे यहाँ बाउंसर्स तो नहीं होते हैं, but हाँ पीटीआईज होते हैं जो जिनके पास ये काम होता है, डांटते रहते हैं सब, पकड़ के नहीं ले आते हैं, डांटते रहते हैं। सर वो डांटा नहीं था, उन्होंने उठाया और जैसे ऑफिस में लेके गए 5 दिन के लिए रेस्टिकेट। उठाया का क्या मतलब है? मतलब मैं जा नहीं रही थी, ऐसे पकड़ा और उठा के नीचे ले गए। उठा के मतलब गोद में उठाया? हाँ सर, पकड़ के, क्योंकि मैं जा ही नहीं रही थी, मैं जिद कर रही थी। गोद में उठा के ले गए वो? गोद में नहीं सर, मतलब हाथ इतनी कस के पकड़ा, ऐसे घसीटते हुए हाँ, जमीन में, सीढ़ियों से, मतलब ऐसा लग रहा था कि खींचते। बंदर के बच्चे को खींचते हुए लेके जा रहे। ये अच्छा था। नाइस। ये भी ठीक है, आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट, हम इसको अपने स्कूल में लगाएंगे। ओके, सो तो साइकोलॉजिकल समझ में आया, क्योंकि एक इमेज बनी हुई है कि ये बच्चे ऐसे ही करते हैं, तो हम हर बार उस तराजू में हर बच्चे को तोलेंगे, भले कोई जेन्युइन केस हो या नॉन जेन्युइन केस हो। हर केस को पहले हर प्रोसेस के हिसाब से ले जाने का टाइम नहीं होता किसी के पास, कि मैं अच्छा कि बैठूं फिर सुनूं क्या हुआ क्यों हुआ कैसा हुआ, ये टाइम नहीं कर देता कोई। इस कारण से हम एक जनरलाइज्ड वर्जन पे सुनते हैं कि अच्छा ये इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ये इस रिलीजन से बिलोंग करता है, तो ये ऐसा ही होगा। स्टेटमेंट, इसको क्या बोलते हैं? यस गुरप्रीत। सर तो ये पर्सपेक्टिव को चेंज करने का कोई तरीका नहीं है, बिकॉज ये तो बिल्कुल पढ़ेंगे बेटा, इनसेंसिबल हुआ ना। ये अपन अभी पढ़ेंगे, अभी तो आप चैप्टर 3 में हो, चैप्टर 7 तक तो पहुंचो अभी। चैप्टर 7 जो है वो यही है, 6 और 7 दोनों, एटीट्यूड चेंज, सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड ग्रुप प्रोसेसेस, इसमें हम यही चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, बट सर वो तो हम पढ़ेंगे ना, टीचर्स का कैसे समझेगा? हम अपना कर लेंगे, टीचर कैसे करेंगे? आप एक चीज समझ लो, देयर आर टू काइंड्स ऑफ थिंग्स। एक होता है थिंग्स जो कि मेरे कंट्रोल में है, और दूसरी होती है चीजें जो कि मेरे कंट्रोल से बाहर है। Better always would be that you try to understand yourself and change yourself as per the environment. The problem would always start when you will start questioning anyone or everyone else कि तुम्हें चेंज होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप तुम्हें चेंज होना चाहिए, तुम्हें चेंज होना चाहिए, तुम्हें चेंज होना चाहिए, तुम्हें चेंज होना चाहिए, हर किसी को चेंज करने की कोशिश करोगे। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, आपकी लाइफ में इतनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे, इतना मेंटल हेल्थ आपका खराब होगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते। What is much easier, changing one or changing thousands? What is much easier? Changing on. Changing one, and that one should be. So you should, at most of the time, you should understand that you cannot change everyone, you cannot live everyone's expectations. So you need to understand कि आप अपने आप को समझा लो कि भैया I cannot change everyone. So अगर आपने ये समझ लिया तो आपकी लाइफ की बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। बट सर उनके लिए हम खुद को चेंज करें तो ये तो गलत है ना। What I'm saying is, I'm not saying कि आपने चेंज करना है, आपने ये चेंज करना है कि पहले मुझे दूसरों की बातों से फर्क पड़ रहा था, अब भैया तू बोलते रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप चेंज नहीं कर रहे हो, आप एडजस्ट कर रहे हो अपने आप को। और इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था ये चीज, रिमेम्बर? यस सर। इंटेलिजेंस में पढ़ा था हमने कि सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने वाला इंटेलिजेंट होता है। यस सर, आपने बताया। यस,
सो दैट इज अ प्रोसेस, दैट इज अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस कि आपने समझ में आ गया कि भैया समय के हिसाब से हमें कैसे एडजस्ट करना है. यू कैन नॉट चेंज एवरीवन इन द वर्ल्ड, द ओनली पर्सन दैट यू कैन चेंज इज योरसेल्फ. सो ये मान लो आप. एंड इफ यू कैन डू दैट, it would be very good. Yes, in some of the conditions, in very some of the conditions, आप लग सकते हो कि हाँ भैया अब मुझे रेवोल्यूशन क्रिएट करना ही है, भगत सिंह बनना ही है मुझे. तो फिर तैयार रहो उस सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को झेलने के लिए, क्योंकि उसमें डाउट्स आएंगे. कई ऐसे सिचुएशन आएंगे जहाँ पे आप डिमोटिवेशन फील करोगे. आप कोई बिजनेस क्रिएट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप एक डिसरप्शन बना रहे हो. डिसरप्शन करने, मार्केट डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हो. जब भी आप मार्केट डिसरप्ट करने की कोशिश करोगे, द वर्ल्ड विल से कि नहीं तुझसे नहीं हो पाएगा, अरे ये काम नहीं करेगा, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, बेटा तेरे लिए है ही नहीं है. ठीक है, तो आपको साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रांग होना है कि आपने बैठ गया कि मैं तो करूंगा या मैं तो करूंगा. ठीक है, but you need to understand once you get into the revolution it will take time, it will take years. So जिस दिन विजय शेखर शर्मा ने सोचा कि यार लोग कैश कितना ट्रांसफर करते हैं, चिल्लर की इतनी दिक्कत होती है, लेट्स क्रिएट अ डिजिटल एनवायरनमेंट ऑफ मनी ट्रांजैक्शन. कुछ लोगों को बताया उसने कि यार ऐसा क्यों नहीं करते आप कि एक डिजिटल ट्रांजैक्शन का एनवायरनमेंट बनाते हैं. पीपल सेड कि अरे इंडिया इज अ कैश इकोनॉमी, यहाँ सिर्फ कैश चलता है, कौन जो है वो मोबाइल से पेमेंट करेगा. ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस आए उसकी लाइफ में. कई बार पैसा आया न पैसा नहीं आया, अपने घर से पैसा लगाना पड़ा. ये सारी चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा. once you start thinking that you are going to create a revolution, and if you are not going to create a revolution, just understand that you cannot change it. दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव. गॉट द आइडिया? यस सर. ये चीज समझ जाओगे तो तुम्हारी लाइफ की बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी. नेक्स्ट, स्ट्रेसर के डायमेंशंस होते हैं. डायमेंशंस मतलब पहला इंटेंसिटी, कितना ज्यादा या कितना कम. तो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेसर है, ठीक है, नॉइस पोल्यूशन नॉर्मली भी हो रहा है और जब उतना फर्क नहीं पड़ा, बट अभी यहाँ सामने आके डीजे बजने लग जाए और मेरी क्लास डिस्टर्ब हो तो मुझे फर्क पड़ेगा. बट यहाँ से अगर आधा किलोमीटर दूर पे बज रहा है, उतनी ज्यादा मुझे डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रही है, इंटेंसिटी उसका बहुत कम है, क्या मुझे वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा, मेरे लिए प्रॉब्लम देगा मुझे? नो सर. नहीं देगा. तो इंटेंसिटी कितनी है उसकी. ठीक है, तो अर्थक्वेक आया बस ऐसे हिल के चला गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ, थोड़ा देर के लिए हुआ कि हाँ ठीक है बाहर भाग गए, घर से बच के निकल गए बचने के लिए, तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट. बट अगर हैवी अर्थक्वेक आया तो प्रॉब्लम होगी. तो इंटेंसिटी क्या है उस पर्टिकुलर स्ट्रेसर की, उस पर डिपेंड करता है. ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए आप उस स्ट्रेसर से एक्सपोज हो. तो नॉइस पोल्यूशन आया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर मान लो कि आपको एक ऐसी जगह पर बैठा दिया जाए जहां पर लगातार आपको हाई साउंड सुनना पड़ रहा है, प्रॉब्लमेटिक है. म्यूजिक अपन सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बट मैं आपको बोलूं कि आपको फुल वॉल्यूम में 6 घंटे म्यूजिक सुनना है, स्ट्रेस होगा नहीं होगा? यस सर. चिड़ मचेगी, यस सर सर. पकड़ जाएंगे. पक जाएंगे ना. आप सोचो कि नया नया रिलेशनशिप बना है, बढ़िया मजा आ रहा है, 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे बातें हो रही है, और ये चीज अगर 2 साल बाद भी कंटिन्यू रह पाएगी क्या? यार 10-10 घंटे बात कर रहे हैं, होगा ऐसा? होता है क्या? मुझे नहीं पता, आप लोग बताओ, किसी के साथ 4 हुआ होगा? महीने टिक जाए बहुत बड़ी बात है. नए नए में अच्छा लगता है, फिर बाद में वही चीजें प्रॉब्लम देने लगती है कि यार कितना बात करूं यार,
अरे यार फिर फोन आ गया इसका। सर वो जैसे न्यू फोन आता है ना, तो एक एक में हफ्ते तक हाँ कदर होती है, बहुत संभाल के रखते हैं, फिर उसके बाद तो कहीं पे भी उठा के फेंक दिया। गुड। ये तो हनीमून पीरियड। सो ड्यूरेशन क्या है उस स्ट्रक्चर का। तीसरा है कॉम्प्लेक्सिटी, कितना कॉम्प्लेक्स या कितना सिंपल है। सिंपल मतलब कि भैया मैं अवॉइड कर सकता हूँ, सिंपल है, ठीक है। तो करिश्मा को पता है कि मुझे बाउंसर पकड़ के ले जाएगा तो मैं क्लास से बाहर ही ना निकलूं, सिंपल। यस सर। कॉम्प्लेक्सिटी की मुझे बाहर निकलना भी है, ठीक है। सर तो छुट्टी ही निकलना पड़ेगा। ये कॉम्प्लेक्स हुआ ना। अगर क्लास में बैठे रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। बट अगर निकलना भी है, एक उधर खड़ा है एक उधर खड़ा है, इन दोनों से बच के निकलना है, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। प्रिंसिपल भी राउंड मारता है बीच बीच में, और कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। कोई भी टीचर पकड़ता है तो लेके चला जाता है, और कॉम्प्लेक्स हो गया, राइट। सो कॉम्प्लेक्सिटी कितना ज्यादा उसमें डायमेंशंस है, कितने लोग हैं, कितनी चीजें इन्वॉल्व हैं, वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। अब अगर म्यूजिक जो मैं हेडफोन लगाकर सुन रहा हूँ, इसमें मेरा कंट्रोल है, मुझे नॉइस लगेगा, मुझे स्ट्रेस होगा तो मैं म्यूजिक बंद कर दूंगा। बट अगर मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया हूं तो सर तो वो अच्छा है। ये कॉम्प्लेक्स हो गया ना। अगर ट्रैफिक जाम में मैं फंसा हुआ हूँ, मान लो एक बंदा जो है रेगुलर हॉर्न मार रहा है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि भाई मत मार, ठीक है। बट वहां पर अगर 50 गाड़ियां और 50 के 50 हॉर्न मार रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स हुआ ना। यस यस सर। प्रिडिक्टेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट। किस एक दो केस बताता हूं मैं आपको, बताओ कि किस केस में ज्यादा स्ट्रेस होगा। केस नंबर 1, जहां पर फ्लड, अभी रात में अपन सो रहे हैं, बारिश हो रही है हल्की हल्की, बादल फट गया, अचानक से नींद खुली और पता चला कि पूरा घर जो है आधा जो भर चुका है और बहुत तेज बहाव आ रहा है और भागना है। दूसरा केस, जहां पर 3 दिन पहले मौसम विभाग ने बता दिया था कि एक हैवी फ्लड आने की आशंका है। दोनों में से स्ट्रेस किसमें ज्यादा होगा। सर फर्स्ट फर्स्ट केस। सो कभी भी उसमें स्ट्रेस कम होता है जहां पर आपने पहले से उस पर्टिकुलर इवेंट को प्रिडिक्ट किया हुआ है। तो अगर आपको पता है कि भैया आज नहीं तो कल ये ब्रेकअप होने वाला है, आप देख रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि भैया ये मजा नहीं आ रहा, माहौल नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको असर कम होगा। बट अगर मान लो आप एकदम से डूबे हुए हो किसी के प्यार में, और अचानक से एक दिन अगले दिन फोन किया है तो मैसेज डाल दिया कि इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर, लेट्स टेक अ ब्रेक, और उसके बाद आपको ब्लॉक कर दिया, या वो भी नहीं किया, सीधा ब्लॉक कर दिया, ज्यादा स्ट्रेस किसमें होगा। सर ब्लॉक वाली सिचुएशन। ब्लॉक वाली सिचुएशन, ठीक है। पर जिसने सर टॉक्सिसिटी तो प्रिडिक्ट हो ही जाती है अल्टीमेटली, एकदम से रैंडमली कोई मैसेज थोड़ी ना कर देगा। अरे अभी तो आपने देखा नहीं है बेटा, एक्सपीरियंसेस करोगे तो समझ में आए, होता है ऐसा भी। अचानक से कोई बात बुरी लगी, अचानक से ब्लॉक कर दिया, खत्म। अब आप समझते रहो कि क्या हुआ। आपको दिख रहा था पर आपने देखा नहीं उस चीज को। हो सकता है कि आपको दिख रहा था, हो सकता है चीजें खराब हो रही थी, बट आपका दिल मानने को तैयार नहीं था कि चीजें खराब हो रही है। आपको लगा कि हाँ ठीक है, नॉर्मली चल रहा है, ये सब थोड़े बहुत तो झगड़े होते रहते हैं, बट इससे मतलब थोड़ी की ब्लॉक हो जाएंगे। एंड सडनली यू आर ब्लॉक। ओ भाई ये क्या हुआ, दिस इज नॉट व्हाट आई प्रेडिक्टेड। दैट विल क्रिएट अ बिगर स्ट्रेस। कौन कौन ब्लॉक हुआ है, जस्ट रेज योर हैंड। आप दोस्तों से भी ब्लॉक हो सकते हो, ऐसा नहीं है। सर एक्चुअली ना, कल की स्कूल की बात है, मेरी फ्रेंड एक पेन लेके आई थी, वो सिंपल 5 रुपीज का पेन था, लेकिन उसने किसी और लड़की को दे दिया, दो थे उसके पास और मुझे नहीं दिया। मैं इतना रोई, मैं फर्स्ट से लास्ट पीरियड तक रोई। और उसके बाद जब मेरी क्लास टीचर आई, उन्होंने बोला क्या हो गया, मैं तो मैम को जब पता चला मैं पेन के लिए रो रही हूँ, तो उन्होंने बोला यू आर सच अ फूल। तो मैं फिर रोई।
और रोगे। और मैंने उसे जाके ब्लॉक मार दिया, हर जगह ब्लॉक मार दिया। ठीक है, समझ में आया स्ट्रेसर के टाइप क्या होते हैं और स्ट्रेसर के डायमेंशंस क्या होते हैं। तीनों टाइप में चारों डायमेंशन हो सकते हैं। एनवायरनमेंट की इंटेंसिटी हो सकती है, ड्यूरेशन हो सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, प्रेडिक्टेबिलिटी हो सकती है, साइकोलॉजिकल की भी चारों चीजें हो सकती हैं और सोशल की भी चारों चीजें हो सकती है। ठीक, यस मैम। सर जो इंटेंसिटी है वो आप एक और बार एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कितना हाई या लो, कितना है, कम या ज्यादा, ठीक है, कितना इंटेंस। थोड़ा सा इंटेंस है, मान लो नॉइज पोल्यूशन की अगर बात करें, हल्की सी नॉइज है, ठीक है। हाई इंटेंसिटी मतलब बहुत हैवी, बहुत तेज नॉइज। इंटेंसिटी क्या है उस एनवायरमेंटल प्रेशर प्रॉब्लम की या स्ट्रेस की, नॉइज पोल्यूशन की अगर हम बात करें। साइकोलॉजिकल में आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि आप चीजों को समझ लेते हो या आप समझना ही नहीं चाहते। करिश्मा के केस में तो बहुत नॉर्मल सी थी, बट उसका जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस उसके अंदर बना वो हाई इंटेंसिटी का है। ठीक है, अगर नॉर्मल नॉर्मल इंटेंसिटी का होता है या कम इंटेंसिटी का होता तो बात आई गई हो जाती। हम आप आज एग्जांपल पे बात ही नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ये हो सकता है जैसे हमारा एग्जाम अभी 10 डेज के बाद है बट हम अभी से उसका बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ी हुई है हमारी। नहीं, नहीं, ओके। इंटेंसिटी इस केस में ये है कि कल मेरा एग्जाम है, आज एग्जाम है, 10 दिन बाद आपका एग्जाम है मान लो, और आज जो आपको स्ट्रेस हो रहा है तो वो उस लेवल का स्ट्रेस नहीं होगा जो आपको अगर कल एग्जाम है तो आज स्ट्रेस होगा। ओके सर। आधी बात समझ? यस सर। या आधे घंटे बाद एग्जाम है तो जो स्ट्रेस होगा, तो वो इंटेंसिटी है कि 10 दिन है तो हाँ ठीक है, थोड़ा कम है स्ट्रेस, बट अगर कल ही एग्जाम होता तो ज्यादा ज्यादा Yes. होता। दैट इज इंटेंसिटी, कम या ज्यादा, कितना कम कितना ज्यादा, दैट इज इंटेंसिटी। दूसरी बात करते हैं रिसोर्सेस पर। किन किन कारणों से, क्या क्या रिसोर्सेस के कारण स्ट्रेस होता है। मुझे लग ही नहीं रहा है कि साइड खत्म हो गया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिजिकल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स मतलब ऐसी चीजें जो हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, स्पीड चेक कर, टेस्ट कर पाते हैं, चेक कर पाते हैं। फिजिकल रिसोर्स जैसे पैसा। क्या पैसा स्ट्रेस क्रिएट करता है क्या? ये सो बहुत। पक्का? किसी ने ऐसा हुआ कि आपके आपसे 100 रुपये उधार लिए हो और बोला हो कि यार मैं तेरे को 2 दिन में वापस कर दूंगा। वो 2 दिन के 20 दिन हो गए और आपके घर वाले पूछ रहे हैं कि बेटा वो 100 रुपये जो तुम्हें दिया था वो गया कहाँ? सर पूछते नहीं है घर वाले बट हमें एक लगता है ना अंदर से कि हमने उसने बोला था बट उन्होंने रिटर्न नहीं किया। सर मेरे तो दोस्त वापस ही नहीं करते, उनसे तो उम्मीद ही नहीं है। उसके बाद भी दे देते हो आप अगली बार? सर ले लेते हैं, वो तो पार्टी के लिए घसीट घसीट के लेके जाते हैं। नॉर्मल एग्जांपल्स में अगर आपसे एक दोस्त ने मान लो पैसे लिए 500 रुपए एक बार, बोले 2 दिन में वापस कर दूंगा, 2 दिन की जगह 4 दिन, 6 दिन, एक हफ्ते तक वापस नहीं किया उसने, हाँ सर, अगर नॉर्मल पर्सन को दिया है तो होगा। और उसके बाद फिर वो वापस आया, बोले यार मुझे 500 रुपए और दे दे, मैं 2 दिन में वापस कर दूंगा, क्या करोगे? दोगे नहीं दोगे? सर अगर ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो दे दूंगी, वरना नहीं। डिपेंड करता है आपकी दोस्ती कैसी, डिपेंड करता है पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। तो अगर मैंने किसी को मान लो पैसे दिए थे पुराना पहले, उसने मुझे वापस कर दिया था टाइम पे, अब मुझसे वो वापस पैसे मांग रहा है, तो मुझे उतनी झिझक नहीं होगी देने में। बट अगर किसी ने पिछले वाले पैसे में बोला था 2 दिन में दूंगा पर दिया 2 महीने में, फिर अब वो पैसा मांग रहा है, दोनों केसेस में मेरे लिए ज्यादा स्ट्रेसफुल कौन सा होगा? सेकंड सेकंड वाला। ठीक है, सेम गोज विद मेडिकल केयर। अगर आपको मेडिकल केयर नहीं मिल रही है कोरोना पीरियड में, मेडिकल केयर वाज वन ऑफ द एक्सट्रीम स्ट्रेसर कि यार लोग
ऐसा हो रहा है कि वेंटिलेटर की जरूरत है, वेंटिलेटर ही नहीं मिल रहा। उन लोगों ने तो खरीद खरीद के रख लिए थे घर में, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के रख लिए थे घर में, कि क्या पता कभी जरूरत पड़ जाए तो। भले पड़ी नहीं, बट अगर पड़ जाती तो ठीक है। जिसको जरूरत है उसको दवाइयाँ नहीं मिल रही है, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ नहीं मिल रही। तो ये सारी चीजें, मेडिकल केयर जो है वो एक रिसोर्स है जो कि मिलना चाहिए तो नहीं मिल रहा। पैसा मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहा। मान लो सैलरी जॉब कर रहे हो आप, आपने महीने भर काम किया, बात हुई थी आपकी 30,000 रुपए में, महीने भर काम करने के बाद आपको 15,000 रुपए दे दिए, होगा नहीं होगा गुस्सा? यस सर। ठीक है, पैसे के रिसोर्सेस में आता है पैसा, फिजिकल में। पर्सनल रिसोर्स, स्किल या कोपिंग स्टाइल। स्किल का मतलब आपके अंदर क्या क्या काबिलियत है, क्या समझ पाते हो आप, क्या कर पाते हो आप। अब अगर मान लो कि आप पेंटिंग में अच्छे हो, ठीक है, आपका पुराना एक्सपीरियंसेस है, आप स्किल्ड पेंटर हो, और कल एक पेंटिंग एग्जीबिशन है, आपको ज्यादा स्ट्रेस होगा या मुझे ज्यादा स्ट्रेस होगा? आपको। मुझे ज्यादा स्ट्रेस होगा। क्यों? क्योंकि मेरा डायनासोर क्या बनता है? चूहा। ठीक है, तो मुझे ज्यादा स्ट्रेस होगा रादर देन आप। वेरएस अगर पब्लिक स्पीकिंग की बात आएगी तो क्या ये चीज ऑपोजिट हो सकती है? यस सर। बिल्कुल हो यस सकती है, सर। क्योंकि मेरा स्किल दूसरी तरफ है जो शायद आपके स्किल्स ना हो। कोपिंग स्टाइल, सेम स्ट्रेस से किस तरीके से कोप करेंगे। तो मेरा कोपिंग स्टाइल ये है कि मुझे बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होती है, तो मैं बहुत लॉजिकली चीजों को समझ लेता हूँ, समझ के उस चीज पे काम कर पाता हूँ। किसी का कोपिंग स्टाइल ये है कि वो पहले ही घबरा जाता है, पहले ही वो कांपने लग जाएगा चीजों को सोच सोच के। एक बात दिमाग में जो घूम गई है, घुस गई है, वो निकल ही नहीं पा रही बाहर। ओवर थिंकिंग जोन में चले जा रहे हैं। जब तक वो इवेंट खत्म ना हो जाए तब तक भी, और इवेंट खत्म होने के बाद भी वो स्ट्रेस से बाहर ही नहीं आ पा रहे। तो किसका किस तरीके का कोपिंग स्टाइल है प्रॉब्लम्स को डील करने का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है टू डील विद द स्ट्रेस। सोशल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सोशल नेटवर्क मतलब कि अगर आपको किसी बात का स्ट्रेस है, किसी ने आपको धोखा दे दिया, सबसे पहले आप किसके पास जाओगे? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के पास। ठीक है, तो मैं हमेशा स्ट्रक्चर समझाता हूँ बच्चों में, सोशल सपोर्ट नेटवर्क को लेकर। कैसा स्ट्रक्चर? सबसे पहले आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, द फर्स्ट पर्सन दैट यू शुड रीच आउट टू इज समवन जिनको उसके आपकी हेल्प करने के अगेंस्ट में कभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, विच आर पेरेंट्स। पेरेंट्स। बट जो आपके दिमाग में चल रहा है, मैं एग्जैक्टली वही चीज बोलता हूँ कि हर बात तो ऐसी नहीं होती जिसके लिए आप हेल्प लेने पेरेंट्स के पास जाओ। यस सर। क्योंकि पता है कि यहाँ पे हेल्प नहीं मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी तो चप्पल, अगर मैं इस प्रॉब्लम को लेके जाऊं तो। होता नहीं होता है? यस सर। यस सर। So for anything or any problem that you cannot reach out to your parents, the next step or the next person that you can reach out to is बेस्ट फ्रेंड। best friend. Beautiful. ठीक है, बट क्या ऐसी चीजें होती है, ऐसी कुछ चीजें होती है जो हम अपने बेस्ट फ्रेंड से भी नहीं बताना चाहते? यस यस सर। सर। क्या किस टाइप की चीजें होती है? शर्मनाक सॉरी, शर्मनाक चीजें। शर्मनाक चीजें, राइट। और जो हमें पता है जेलस होगी उससे, तो हम वो भी नहीं शेयर करना चाहेंगे। जेलस होगी तो भी नहीं शेयर करेंगे। और जो उसकी अंडरस्टैंडिंग लगता है कि वो नहीं अंडरस्टैंड करता है कि जितना हम उसे समझते हैं। ब्यूटीफुल। और सो मतलब कि दोस्त कितना भी अच्छा हो, पर मुझे ये पता है कि अगला मुझे जज कर सकता है,
या इस बात को आगे लाइफ में कभी भी यूज किया जा सकता है मेरे अगेंस्ट। ऐसा हो सकता है कि आज मैंने इसको ये बात बताया तो ये कभी किसी और के सामने बता देती है। जनरली नहीं, बट मे बी ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाएं कि वो आगे चल के किसी को बता सकता है। कोई भी ऐसी चीज जो सबसे पहले श्रेया ने बोला शर्मनाक चीज है, जिस बात पे मुझे शर्म है, मैं नहीं चाहता कि अगला मुझे उस बात पे जज करे। ठीक है, अब मान लो कि श्रेया है, श्रेया की बेस्ट फ्रेंड है लेट्स से गुलप्रीत। ठीक है, गुलप्रीत का ऑलरेडी मान लो, ठीक है यहाँ पे मान लो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मान लो गुलप्रीत का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और श्रेया भी लाइक करती है उसको। अब क्या होगा, श्रेया जाके बताएगी गुलप्रीत को? नो सर। नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि या तो उसमें जजमेंट आ रहा है या तो उसमें शर्म आ रही है। ठीक है, ऐसी कोई भी बात। तो कभी कभी ऐसा होता है कि खासकर गर्ल्स जो हैं वो कई बार ऐसे ऐसी चीजें कर जाती हैं जो उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था, बट फ्लो में वो चीजें कर जाते हैं लोग। जैसे अनवांटेड इमेजेस शेयर करना दूसरों के साथ, जो कि उस वक्त तो सही लग रहा था बट बाद में ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं, दिस शुड नॉट हैव बीन डन, और कई बार इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। ठीक है, तो तब ऐसा लगता है कि नहीं यार ये चीज मैं किसी को नहीं बता सकता। तो जब भी ऐसी बात होगी कि जब आपके पास ऐसी बात है जो आप किसी को नहीं बता सकते, दैट विल स्टार्ट क्रिएटिंग अ स्ट्रेस एंड दैट कैन लीड यू टू एंजाइटी और डिप्रेशन। तो अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड से कोई बात नहीं बता सकते, द थर्ड पर्सन यू शुड रीच आउट टू, सिबलिंग और बेस्ट फ्रेंड दोनों एक ही जगह आ गई। ourselves. आवरसेल्व्स तो सबसे पहले आप ही को पता है ना यार। So we So can someone go who can understand this. Someone who can understand this is a good Counselor. point. Not counselor. Madhuri? So I was saying that support groups, help groups. Support groups, help groups, ठीक है। That's आगे आएगा, इसके नेक्स्ट स्टेप पे आएगा वो। बीच में पर सर हमको कोई क्यों ही समझेगा? लाइक बोला जाता है ना कि जब तक दूसरे पे बीतती नहीं है तो वो समझता नहीं है। तो जब बेस्ट फ्रेंड ही नहीं समझ रहा है, वही जज कर रहा है, तो हम किसी तीसरे के पास क्यों जाएं? किस हक से जाएं? I'll give an answer. सर पेरेंट्स, पेरेंट्स तो फर्स्ट पे थे ना बेटा। सर पेरेंट्स पे फर्स्ट पे तो सब सबसे सर पेरेंट्स फर्स्ट पे। भाई मैं तो नहीं करूंगी सर जाके पेरेंट्स अपने फर्स्ट प्रायोरिटी में। तो that's a problem then. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर चीज के लिए जाने पेरेंट के पास। There are obviously examples जहाँ पर you cannot reach out to your parents, and that's where second step comes in picture. तो जिन बातों में आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, वहीं पर तो आपको अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करनी है। जिन बातों में आप अपने पेरेंट और बेस्ट फ्रेंड दोनों से बात नहीं कर सकते, आप अपने किसी टीचर के साथ जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, किसी सीनियर बड़े भैया के साथ या बड़े दीदी के साथ जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो, दैट माइट नॉट बी योर बेस्ट फ्रेंड, दैट माइट नॉट बी योर फ्रेंड, बट दैट माइट बी समवन जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो एंड यू फील कि ओके दिस पर्टिकुलर पर्सन कैन गिव मी अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम प्रोबेबली। But why is it always important to tell something to someone? I'll give an Is answer. there lots of things that you can only I'll give an answer. Yes. Don't worry. Wait. The fourth person that you can reach out to is someone who is professional, जिसका काम ही यही है कि वो आपको जज नहीं करेगा, जिसको पता है कि there are a lot of things that a particular person can go through. So without judgment, I can actually hear you out. I can give you a different cognition to understand things or to deal with situations, or I can help you to think of the same problem in a different way and to find a solution to that. ठीक है? So that could be a counselor, that could be a psychologist, that could be a psychiatrist, that could be a support groups, anyone जो कि प्रोफेशनल्स हैं
जो कि आपको बिना जज किए आपसे डिस्कस कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, क्यों हम लोग एक ऐसी दुनिया बनाते हैं सोशल मीडिया पर जहां पर हमें लगता है कि हमें कोई नहीं जानता और हम अपना ट्रू सेल्फ दिखा सकते हैं वहां पर? Why people start abusing on social media? Because they can't do it on reality, on real life. तो वो अपनी भड़ास निकालने के लिए कहीं तो चाहिए। एंड टू आंसर अर्चिता's क्वेश्चन, जो दिमाग है हमारा, इट इज मेड सच यू कैन नॉट स्टोर ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि अगर आप हर कुछ स्टोर करने लग जाओगे, अगर आप बाहर नहीं निकालोगे, तो वो ना पाइल अप होता जाएगा, एंड दैट पाइल अप थिंग्स विल क्रिएट अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, किसी से बातें शेयर करना अपने आप में एक थेरेपी है। बचपन से आप No, सुनते but there's lots of situations where the guilt, जो guilt होता है ना बताने के बाद, that इसीलिए guilt overweights. ओके, इसीलिए जो आप गिल्ट की बात कर रहे हो, इसीलिए यू कैन एट द लास्ट आप ऐसे व्यक्ति को बता सकते हो जिसको आप पर्सनली जानते नहीं हो, जो आपको पर्सनली नहीं जानता है। ठीक है, Like और strangers, I have read someone that try to put your problem in front of a stranger, or let's try to have some kind of new ideas so that can help you. यस, व्हाई दैट सो? क्योंकि वहां पर मुझे पता है कि अगर मैं इसको कुछ बता भी दूं तो ये सिर्फ एक नया पर्सपेक्टिव मुझे मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा कि ये मुझे जज करे या भविष्य में वापस आकर मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। बिल्कुल। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को ऑफ अनबर्डनिंग योर इमोशंस इन फ्रंट ऑफ समवन, साइकोलॉजी में हम इसको बोलते हैं कैथारसिस। What? कैथारसिस, CATH, या CATHERSIS। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 5 में पढ़ेंगे इस सिलेबस में। ठीक है, सो इट इज नोन एज कैथारसिस। अब इस कैथारसिस को अगर आप अपने मम्मी पापा की बात से सुनो, तो आपने कभी हमेशा सुना होगा कि अपने मन की बात किसी और को बता देनी चाहिए, मन बताने से मन हल्का होता है। हाँ, फिर मम्मी पापा को बताओ, फिर डांट सुनो। नॉट ओनली मम्मी पापा, किसी को भी अपने मन की बात बता देनी चाहिए, दिल की बात बता देनी चाहिए, उससे दिल हल्का होता है, मन हल्का होता है। बांटने से प्रॉब्लम्स कम होती हैं, बांटने से खुशी बढ़ती है और दुख या गम जो है वो कम होता है। ऐसे सुने कहावतें ये सारी। यस सर। सर बट यहाँ पर अपोजिट होता है। ऑपोजिट वहां पर होता है जहां पर आप एक जजमेंटल एनवायरनमेंट में अगर ये काम कर रहे हो। सर 99% लोग सिर्फ जज करते हैं। तो आप उस 1% को खोजो ना जो नहीं करता है। सर सर आपने कुछ बोला ना, यस वो बोल रही थी कुछ। करिश्मा, सर आपने बोला ना किसी अननोन को बता दो, और कभी कभार अगर वो अननोन ही, मतलब हमें पता है वो अननोन है लेकिन वो पता चले हमारे जानने का हो, या ये गलती से मेटअप हो जाए। हाँ, तो आप यहाँ पे यू कैन रीच आउट टू अ प्रोफेशनल हेल्प। क्योंकि जब हम अभी थेरेपीज पढ़ेंगे, थेरेपीज में एक लाइन होती है जिसमें लिखा होता है कि एज अ काउंसलर इट्स अ ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला एथिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ये है कि आपके और आपके क्लाइंट के बीच में जो भी बातें हो रही है वो बहुत ही सीक्रेट रहनी चाहिए। दैट इज एन एथिक एंड द प्रोफेशनल्स डू दैट। बहुत सारे मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा कि कोई काउंसलर होता है और पुलिस वाले उसके पास जाते हैं पूछने के लिए, तो वो बोलता है कि कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल, यस। we cannot share, you know, as a counselor, professional counselor के पास अगर मैंने मान लो आप किसी का मर्डर किया है, अब उस मर्डर की एंजाइटी है मुझे कि यार मैंने गलती से मर्डर कर दिया और मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ, पगला रहा हूँ। आई गो टू अ प्रोफेशनल काउंसलर, मैं अपने मन की सारी बातें उसके सामने बता दे रहा हूँ, बट वो प्रोफेशनल काउंसलर कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में जाकर बता नहीं सकता। दैट इज एन एथिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। until and unless उस काउंसलर के पास रिटर्न नोटिस आए, कहां से? कोर्ट से।
जब अगर वैसा होता है तो भी फर्स्ट प्रायोरिटी में वो काउंसलर मना कर सकता है, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड प्रायोरिटी है कि अगर कुछ बहुत ही एक्सट्रीम केस है इस तरीके का, तो तब जाके वो बहुत तामझाम होता है, तब जाके वो बता सकता है, नहीं तो इट्स कंप्लीटली अनएथिकल। तो कई लोगों के अगर बातें शेयर करने के कारण लाइसेंस, आरसीआई लाइसेंस कैंसिल हो जाता है ना, उसके बाद वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो एथिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, खासकर काउंसलिंग। सो इन दोज केसेस जहां पर आपको लग रहा है कि कोई जज करेगा बट आपको वो प्रॉब्लम दे रही है बात, आप अभी अपन चैप्टर 4 में भी पढ़ेंगे कि देयर आर 4 डेज। अगर जो प्रॉब्लम हो रही है वो डिस्ट्रेसिंग है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है आपको उसके कारण से, अगर वो डेविएंट है, अगर वो मतलब उसके बहुत सारे फैक्शंस हैं, अगर वो डेंजरस है आपके लिए या दूसरों के लिए, इसका मतलब ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी सोच, कोई भी ऐसी थॉट्स जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, यू नीड टू डिस्कस दैट टॉपिक विद समवन। कितनी बार आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपके दिल दिमाग में कोई बात चल रही है, आपने किसी से शेयर किया और उसके बाद आपको अच्छा लगा, यू फेल्ट रिलीव्ड, और किसी के साथ नहीं हुआ ऐसा? दो, होता है ऐसा। 3, 4, 5। ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल, इमोशनल फूल्स। और जब भी आप अपने इमोशंस को जस्टिफाई करोगे, बात डिस्कस करोगे, शेयर करोगे, कोई और आप कुछ जिससे आप शेयर कर रहे हो वो बोलेगा नहीं नहीं बिल्कुल सही किया तुमने, ऐसा ही करना चाहिए, अब आपका वो गिल्ट पूरा चल जाएगा वापस अंदर, तुरंत सडनली। आपको गिल्ट हो रहा था कि आपने किसी को एक झापड़ मार दिया, आपने वो चीज अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करी, आपके बेस्ट फ्रेंड ने बोला नहीं नहीं बिल्कुल सही किया, मैं रख तो मैं भी मारती तो झापड़। आपको लगा हाँ यार मैंने जो किया वो तो प्रूव हो रहा है, और भी लोग बोल रहे हैं कि ये चीज होगी, इसको हम साइकोलॉजी में बोलते हैं बैंडवेगन। ये भी पढ़ेगा। यस छे। सर मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड को ऐसा बोलूंगी ना तो वो मुझे आगे से गालियां देगी और बोले कि क्या कांड करके आई है तू। ऐसा बना के रखा होगा फिर आपने बहुत, बट फिर भी अगर ऐसा भी बोलेगा तो भी आपको हल्का लगेगा। अपना गुस्सा, अपना प्यार, हर इमोशन निकालना जरूरी है। आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, वो गुस्सा निकालना जरूरी है, नहीं निकालोगे तो प्रॉब्लम है। किसी पे आपको प्यार आ रहा है, वो प्यार निकालना जरूरी है, शो करना जरूरी है, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। दुख हो रहा है, रोने का मन कर रहा है तो रोना जरूरी है, नहीं रोगे तो प्रॉब्लम होगी। कोई भी इमोशन को पाइल अप अगर करोगे तो प्रॉब्लम होगी आगे चलकर। यस सर। सर ये ह्यूमन नेचर थोड़ा अजीब नहीं है? लाइक हम अपने पेट्स को, एनिमल्स को, किसी भी स्ट्रीट डॉग्स को भी अगर थोड़ा सा भी प्यार दिखाएंगे, वो अगले दिन और प्यार से आएगा हमारे पास। पर एट द सेम टाइम हम किसी ह्यूमन को अपना पूरा इमोशंस बता देते तो वो इज लाइक हाँ चल निकलना यार, बहुत हो गया तेरा। ऐसा क्यों? व्हाई ह्यूमंस आर सो मच इरिटेटिंग इन दिस थिंग? नॉट दैट, क्योंकि ह्यूमंस के पास एक और चीज है, और वो चीज है कॉग्निशन। अब उस कॉग्निशन के पीछे बहुत सारी चीजें होंगी, उसके पास एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, उसकी पास लर्निंग्स हो सकती है, पास बिहेवियर्स हो सकते हैं, जिसके कारण से वी स्टार्ट एसोसिएटिंग दैट विद अ पर्टिकुलर करंट एनवायरनमेंट, और उस कारण से सारी चीजें चेंज होती हैं। ठीक है, तो जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं। पिछली बार आपने अपने, किसी ने भी अपने फादर को कब गले लगाया था? बचपन में शायद। शायद कोई भी ऐसा जिसने पिछले 1 साल में कभी अच्छे से, जैसे एक छोटा मैंने बच्चा, मम्मा को गले लगाया, पापा को नहीं। इसलिए मैंने मामा बोला ही नहीं ना बेटा, मैंने पापा बोला। कोई भी ऐसा है? एक्चुअली मैं और मेरे फादर उतने अच्छे कनेक्शन में नहीं। ठीक है, बाकियों से भी पूछ लेते हैं सेम चीज। कोई ऐसा जिसने पिछले 1 साल में अपने फादर को ऐसे गले लगाया हो? एक,
तो यहीं पर देख लो आप, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, एक याद आया था ऋषि को बहुत दुख था, 3-4 साल में कहीं ना कहीं एक आध ना कोई पॉइंट याद आ गया। ठीक है, सो द आइडिया हियर इज कि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं इमोशनल फूड होते हैं। इमोशंस निकालना बहुत जरूरी होता है, और अगर आप इमोशन निकालते रहोगे तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। इमोशंस को पाइल अप करते चले जाओगे तो दैट विल ऑलवेज लीड टू अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। एंजाइटी, डिप्रेशन वैसे ही आता है। जो लोग अपने इमोशंस को निकालते रहते हैं, गुस्सा कर रहे हैं तो गुस्सा कर रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स कम होती। समझ में आया सबको यहाँ तक? Yes, sir. यस श्रेया? सर एक्चुअली मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, हाँ, लाइक मैं शायद कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रोवर्ट हूँ, कुछ ज़्यादा ही। स्ट्रेंजर्स के साथ भी मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें शेयर कर जाती हूँ कि शायद मुझे नहीं करनी चाहिए। ठीक है। उनके साथ कुछ ज़्यादा फ्रैंक हो जाती हूँ और फिर बाद में मेरे को पछताना पड़ता है, वो जज कर लेते हैं। किस टाइप का? अच्छा, वो जज कर लेता है, स्ट्रेंजर जज कर लेता है। हाँ, स्ट्रेंजर लाइक वो जैसे मैं स्टेडियम जाती हूँ तो हम ट्रेनिंग के बाद सारे बॉक्सर्स बैठते हैं रिसेप्शन में चिल्ड आउट होने के लिए, तो फिर सब चले जाते हैं तब मैं जाती हूँ एट लास्ट। तो अगर दूसरे गेम का कोई आता है तो अब बगल में बैठा है तो ऑफकोर्स बात तो हो ही जाएगी, स्पोर्ट्स पर्सन है तो कर ही लेते हैं। तो उसने ही पूछा कौन सा गेम क्यों, मैंने ही बता दिया, मैंने ही पूछ लिया, फिर आधे घंटे बात चलती रहेगी, फिर वो जज कर जाएगी या फिर कर जाएगा जो भी मिलता है मेरे को, लाइक कैसी है ये वो, फिर मैं गाली दे देती हूँ। फिर बात बिगड़ जाती है, फिर क्या उसके हो जाती है जजमेंट बातें आगे। क्या उसके जजमेंट से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं? नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, if it's not distressing then it's completely fine, it's a part of your nature। कई बार हमारा जो बेसिक नेचर होता है वो हमारे लिए हेल्पफुल भी होता है और कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप अपना बेसिक नेचर चेंज करो। क्योंकि जो भी नेचर आप रखोगे, जो भी नया बिहेवियर आप अटेंड करोगे, उसमें भी सेम चीज होगी। अब तो मैं शायद ही बदल पाऊँ। जरूरत नहीं ना, जरूरत भी नहीं। और सर एक और चीज, मतलब मैं नॉर्मली ही बैठूंगी, जैसे रणबीर कपूर है ना, वो नॉर्मल बैठेगा तो वो भी डिप्रेस्ड ही लगता है, और मेरा ऐसा है कि मैं नॉर्मल किसी को देखूंगी तो उसको यही लगेगा कि घूर रही है या फिर एटीट्यूड दिखा रही है वो। तो मेरे कोचेस जो है वो मुझे, मैं सिर्फ उनको देखूंगी तो वो मेरे को बोलते हैं कि लुक्स क्यों दे रही है, एक्सप्रेशन क्यों दे रही है। फिर मेरे कोचेस मेरे को चिल्लाते हैं, फिर मैं उनको लास्ट में जाके बताती हूँ कि मैम ऐसा ऐसा है, मेरी शक्ल ही है, फिर पैदाइश ही ऐसी मेरी। घूम फिर के बात वही आ गई, या तो आप बता दो अगले को, ठीक है, या तो फिर आप एडजस्ट करना सीख जाओ वहां। वो जब अगला सुनना ही नहीं चाहता था, अगला वो लाइक हाँ तू ऐसी करती है हमारे साथ, हमको ट्रीट ही ऐसे कर रही है तो इग्नोर करना सीख जाओ। कोचेस को इग्नोर करना सो मच डिफिकल्ट। समझा तो फिर So समझा much। ना, 2 ही ऑप्शन है आपके पास। समझते भी तो नहीं है कोचेस, क्या बताऊं, बॉक्सिंग के कोचेस तो ऐसे हैं, उनने बोल दिया कि लाइन टेढ़ी है मतलब टेढ़ी है, भले वो सीधी है, उन्हें बोल दिया तो हो जाएगी वो तो है, और हर अथॉरिटी के साथ ये दिक्कत आती है, हर अथॉरिटी के साथ। Sir, यस अर्शिता? hello. So I would say the thing is you just have to know how to balance the thing. It's not always about you can tell anything to someone because somehow they are going to judge you, or it's not about always keep all the things on only up to you. You just have to know how to balance the thing. अभी अभी जैसे कि आपने आप जो भी सारी चीजें कहते जा रहे थे ना कि एक्सप्रेस करना सीखो और अपनी फीलिंग्स बताओ, गुस्सा आ रहा तो गुस्सा करो, प्यार आ रहा तो प्यार करो,
ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था लिटरली। और उसके ऊपर किसी ने कहा भी था, अगर बता देंगे ना, किसी लड़की ने कहा था कि जो पता नहीं किसने कहा था कि बता देंगे तो वो वैल्यू कम हो जाती है, या फिर जो भी होता है कि हाँ हाँ चलना पड़ता है, इसकी केयर करना कम कर देते हैं। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, आपको पता है कि जो भी चीज ज्यादा होती है हम उसकी कदर करना छोड़ देते हैं। और ऐसा भी नहीं कि हम उसे बताना ही छोड़ देंगे। जैसा भी इन्होंने बताया, इनके साथ जो भी कोच वगैरह होते हैं, ऑल यू जस्ट हैव टू बैलेंस द थिंग। So what I say is, all the emotions are okay until and unless it is distressing, deviant, dangerous. It's until unless it starts creating problems for you. Problems, yes. तो अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू कर रहा है तब वो प्रॉब्लम है। नहीं तो अगर आप एडजस्ट कर सकते हो, आप नहीं भी बिना बताए भी रह सकते हो, आपके लिए वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, तो जबरदस्ती जाके नहीं बताना है एटलीस्ट। बट अगर आपका एक इमोशन, किसी पे आपको गुस्सा है और वो गुस्सा आपका बस फंस गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि फंस गया है, उसके कारण से आपकी बाकी चीजें जो है वो इफेक्ट हो रही हैं, आपकी नॉर्मल लाइफ जो है वो इफेक्ट हो रही है उस गुस्से के कारण। गुस्सा किसी और पे है और आप किसी और पे निकाल रहे हो। आप जो काम करना चाह रहे हो वो काम करने की जगह पे आपका पूरा ध्यान जो है उस गुस्से पे है। तो ये क्या कर रहा है, ये आपकी नॉर्मल लाइफ को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। Yeah, that's what I'm saying. You just have to balance. If मतलब चीजें बहुत हाथ से ज्यादा जा रही है, then you can tell to someone. If it's okay only up to you, then it's okay. इसको डिफाइन किया गया है 4Ds के अंदर, डिफाइन किया हुआ है चैप्टर नंबर 4 में कि अगर ये प्रॉब्लम है तब आपने उसका सोल्यूशन खोजना, नहीं तो आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा इमोशन इज अ प्रॉब्लम। इमोशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, कोई भी इमोशन प्रॉब्लम नहीं है, बट इमोशन ही प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में जब हम बात करेंगे तो हम समझेंगे कि इमोशंस ही प्रॉब्लम है। कब? जब वो डिस्ट्रेसिंग हो, उस इमोशन के कारण आपको आपकी नॉर्मल लाइफ जीने में प्रॉब्लम हो रही हो, उस इमोशन के कारण आप या कोई और आप खतरे में हो, डिस्ट्रेसिंग, डेंजरस, डेविएंट, डिसफंक्शनल, जिसके कारण से आप कोई काम ना कर पा रहे, आपकी नॉर्मल रूटीन आप मैच नहीं कर पा रहे। अगर इन 4 फैक्टर्स की कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इमोशन आता है, देन इट्स अ प्रॉब्लम एंड दैट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। नहीं तो ऐसा होता है कि आज हमारा झगड़ा हुआ, 5-10 मिनट में, 15 मिनट में हम वापस दोस्ती कर लेंगे। अब उसके लिए बीच में किसी को जाके बताने की जरूरत नहीं। आ रही बात समझ में? Yes, so sir, there are so many people who can't literally tell anything to anyone. That's why only after that they started writing diaries. If you have ever heard about personal diaries, people do have. वो भी People do तरीका है, starting have personal. वो भी तरीका है। द आइडिया इज टू टेक इट आउट। तो अगर आप डायरी लिख के आपको रिलीफ फील होता है, डू इट। ठीक है। स्ट्रेस अप्रेजल्स अगर हम समझे तो 4 तरीके होते हैं। ये अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे स्ट्रेस अप्रेजल, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट विल टेक टाइम। और ये चारों चीजें आप समझ लो अगले 3 चैप्टर में आप पढ़ोगे, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, बिहेवियरल रिस्पॉन्स, इमोशनल रिस्पॉन्स और कॉग्निटिव रिस्पॉन्स। इसलिए इसको नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई टू कवर अप। एंड किसी का आज की टॉपिक क्लास पे कोई क्वेश्चन, प्रॉब्लम? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, इट वाज सच अ लवली सेशन, इंटरैक्टिव। मुझे ऐसी सेशंस बहुत पसंद आते हैं जहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा होता है, एंड आई लिटरली बहुत ही मजा आता है। किसी का कोई क्वेश्चन है? No, sir. Okay, fine. So that's it for the day, guys. Thank you so much for being a lovely audience. Even आज ही सीखा नया लाइन, अच्छा है। तो Okay. स्टैंड अप कॉमेडी में हर बार लास्ट में बोलते हैं कॉमेडियन। हाँ, पर मैंने पहले आज ही स्टार्ट किया यूज करना, मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा हाँ ये अच्छा है।